आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन के हूती ने की इजराइल पर बदले की कार्रवाई। रेड सी में इजरायली जहाज पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अफगानिस्तान में जलजले से हुई भारी तबाही, 800 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 2500 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। बंगाल उर्दू अकादमी का प्रोग्राम कैंसिल, जावेद अख्तर पर इस्लामी तंजीमों का एतराज। जमीयत की मीटिंग में असम का जिक्र, अरशद मदनी बोले मुसलमानों को भगाने की है साजिश। तेलंगाना कैबिनेट में शामिल होंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस ने गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाने का किया फैसला। पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरे जमाल सिद्दीकी, पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग। एससीओ के प्लेटफॉर्म से जिनपिंग का ट्रंप को पैगाम, हम कोल्ड वॉर और धमकियों जैसी सोच के खिलाफ। एससीओ के प्लेटफॉर्म से मोदी ने पाक को घेरा, पहलगाम हमले का किया जिक्र। पीएम मोदी के सऊदी दौरे पर आरटीआई ने किया बड़ा खुलासा, 12 घंटे में खर्च हुए तकरीबन 15 करोड़ रुपए। वोटर अधिकार यात्रा के इख्तिताम पर राहुल की ललकार, कहा ईसी और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए यूसुफ पठान, तृणमूल कांग्रेस ने लिया फैसला। एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एससी ने एथेनॉल मिले पेट्रोल के खिलाफ याचिका खारिज की। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन ने इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाते हुए यमन की फौज ने इजरायली जहाज पर मिसाइल हमले का ऐलान किया है। यमन पर इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती वजीर आजम और दीगर बड़े लीडरों के मारे जाने के बाद हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कसम खाई कि अब इजराइल पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसी कड़ी में ताजा कार्रवाई करते हुए हूती ने रेड सी में इजरायली तेल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाकर खतरनाक हमले किए। इस ऑपरेशन में जहाज पर सीधा हमला हुआ, जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की हालत खराब है, क्योंकि हूती ने अभी और बड़े हमलों से इजराइल को दहलाने की कसम खाई है। मिडिल ईस्ट की ताकतों के साथ इजराइल की लड़ाई अब और ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करने वाली है। बीते दिनों इजराइल की यमन पर बमबारी में हूती वजीर आजम समेत कई वुजरा और सरकारी कर्मचारी मारे गए। दूसरी जानिब गजा में इजराइल ने बमबारी कर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा को भी शहीद करने की बात कही है, जिस पर अभी तक हमास की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इन दोनों हादसात के बाद से हूती और हमास बेहद गुस्से में है, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि ये विवाद एक भयंकर इलाके जंग में तब्दील हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की इजराइल की इस हरकत के चलते हूती हमास को आने वाले दिनों में बड़ा सपोर्ट कर सकता है, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलों में और इजाफा होगा। इसी सिमत में यमन ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिनों इजरायली हमले के बाद हूती चीफ ने कसम खाई थी कि अब यमन अब इजराइल पर कयामत बर्पा कर देगा। अब उसने रेड सी इजरायली जहाज को निशाना बनाया है। द क्रेडल के मुताबिक यमन की फौज ने आज रेड सी में एक इजरायली ऑयल टैंकर को निशाना बनाकर एक फौजी मुहिम का ऐलान किया। यमनी फौज की नेवल फौजों ने शुमाली रेड सी में बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली तेल इंजेक्शन जहाज को एक फौजी कार्रवाई में निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में जहाज पर सीधा वार हुआ। हूती ने आगे कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली दुश्मन के अड्डों पर और ज्यादा फौजी कार्रवाई करके फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रहेगी। इस हमले के बाद हूती के कई लीडरान ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। मोहम्मद अल बुखैती ने अपने बयान में कहा, यमनी हुकूमत की बैठक को निशाना बनाकर इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है और इंतकाम लेना ही होगा। हमारे काम हमारे लफ्जों से पहले होंगे। वहीं वाईएएफ के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अल गमरी ने कहा, इजराइल अच्छी तरह जानता है कि इस संगीन जुर्म को अंजाम देकर उसने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके साथ ही हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने भी नेतन्याहू को चेताते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ अब हूती अपने हमलों में और तेजी लाएगा और हर जानिब से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की बारिश की जाएगी। अफगानिस्तान में जलजले ने भारी तबाही मचाई है। अभी तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला जलालाबाद शहर से करीब 17 मील की दूरी पर आया।
अगर जलालाबाद की बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 2 लाख है। ये राजधानी काबुल से 100 मील की दूरी पर है। जलालाबाद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जलजले की वजह से सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। मकामी इंतजामिया ने लोगों की मदद के लिए बचाव का काम शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने हिंदी सिनेमा में उर्दू प्रोग्राम को शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दिया। वजह यह बताई जा रही है कि कुछ इस्लामी तंजीमों को गीतकार जावेद अख्तर को मेहमान खुसूसी बुलाना नागवार गुजरा। बंगाल उर्दू अकादमी ने सिर्फ इतना कहा कि टाली ना जा सकने वाली परिस्थितियों की वजह से ये प्रोग्राम रद्द किया गया है, लेकिन रिपोर्टों में दावा है कि जावेद अख्तर को प्रोग्राम में बुलाए जाने पर कुछ इस्लामी तंजीमों ने सख्त एतराज जताया। जावेद अख्तर अपनी लादीनी सोच, तारकी पसंद अकायद और मजहबी रूढ़ियों के खिलाफ बयानों की वजह से हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव जुल्फिकार रहमान आरिफ ने हाल ही में इनके खिलाफ खत लिखा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था, जावेद अख्तर ऐसे शख्स हैं जो बार बार मजहब और खुदा के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे शख्स को उर्दू जबान के किसी प्रतिष्ठित प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बनाना दुरुस्त नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने असम में तोड़े जा रहे घरों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को रियासत से भगाने की एक साजिश है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी की सदारत में तंजीम के दफ्तर में एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में मौजूद लोगों ने मुल्क के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की। मौलाना अरशद मदनी ने अपने खिताब के दौरान असम का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कुछ अरसे से असम में मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाने और वहां रहने वालों को बेघर करने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके असम में मुस्लिम बस्तियों को नहीं बल्कि मुल्क के आईनी उसूल और कानून को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। साबिक क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी है। कांग्रेस ने उन्हें गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाने का फैसला किया है। मुस्लिम बिरादरी को नुमाइंदगी देने और सियासी तवाजुन बनाने के लिए पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हुकूमत ने उन्हें गवर्नर कोर्ट में एमएलसी का रुकन बनाने का फैसला किया है। ये फैसला कुछ हैरान करने वाला है क्योंकि चंद हफ्ते पहले ही अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव में खुद को उम्मीदवार बताया था। 2023 के इंतखाब में इस सीट से वो हार गए थे, लेकिन मौजूदा एमएलए मगोनी गोपीनाथ की मौत के बाद सीट खाली हुई और अजहर फिर इंतखाब लड़ना चाहते थे। अजहरुद्दीन ने फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मैं बेहद मुतासिर और शुक्रगुजार हूं कि मुझे एमएलसी नामजद किया गया। बीजेपी अकलियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने दारुल उलूम देवबंद से मुतालिबा किया है कि वजीर आजम की वालिदा के खिलाफ बदजुबानी करने वाले मोहम्मद रिजवी के खिलाफ इस्लामी फतवा जारी किया जाए। बीजेपी अकलियत मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने दारुल उलूम देवबंद से ये मुतालिबा किया है कि वजीर आजम की वालिदा के लिए बदजुबानी करने वाले के खिलाफ इस्लामी फतवा जारी किया जाए। जमाल सिद्दीकी ने दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल्ला मुजाहिद को खत लिखकर मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ इस्लामी फतवा जारी करने की दरख्वास्त की है। खत में लिखा गया है कि मैं एक जिम्मेदार शहरी और इस्लामी उसूलों का पासदार होने के नाते इस मसले को आपके सामने लाना चाहता हूं। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में भारत की तरफ से पीएम मोदी शामिल होने पहुंचे। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच इस समिट पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें इख्तिलाफात को पीछे रखकर मसावात की राह तलाशनी चाहिए, अपने ख्वाबों और मकासद को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए और मिलकर ताकत, सलाहियत और मुश्तरका सोच की बुनियाद आगे बढ़ानी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक साथ प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए। इस दौरान तीनों लीडरान ने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए मिले। एससीओ के प्लेटफॉर्म से मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाक को घेरा कि हमने पहलगाम में दहशतगर्दी का बहुत ही घिनौना रूप देखा। पीएम मोदी ने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा कि पिछले 24 सालों में शंघाई ताउन तंजीम ने एशिया इलाके में ताउन और आपसी जुड़ाव को मजबूती देने में अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में
हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में कहा कि भारत दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कितनी ही माओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे यतीम हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में दहशतगर्दी का बहुत ही घिनौना रूप देखा। पीएम मोदी के सऊदी अरब के दौरे पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ होटल में ही 10 करोड़ 26 लाख 39 हजार रुपए खर्च हुए हैं। आरटीआई के तहत हासिल मालूमात के मुताबिक इस साल अप्रैल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे पर हुकूमत हिंद ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ये मालूमात महाराष्ट्र के कारकुन अभय बोस की तरफ से दाखिल की गई आरटीआई के जवाब में सामने आई है। जेद्दा में मौजूद इंडियन कॉन्सुलेट जनरल से मिली मालूमात के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम होटल के किराए पर खर्च हुई, जो कुछ 10 करोड़ 26 लाख 39 हजार है, जबकि ट्रांसपोर्ट इंतजामात पर इसके बाद खर्च हुआ तकरीबन 21 करोड़ रुपए का आरटीआई में जवाब ही नहीं दिया गया। 17 अगस्त से बिहार में शुरू हुई वोटर हक अधिकार यात्रा का इख्तिताम आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुआ। राहुल गांधी के साथ कौमी सतह के कई लीडर आज पटना में जमा हुए। राहुल ने वोट चोरी का इल्जाम लगाकर इंतखाबी आयोग, बिहार और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में हमसे वोट चोरी किए गए। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा इंतखाबात के बाद जोड़े जाते हैं। जितना हमें लोकसभा में मिला उतना ही असेंबली में गया, लेकिन नए सारे वोट बीजेपी के खाते में चले गए क्योंकि इंतखाबी कमीशन और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उन्होंने कहा कि हमने साफ दिखाया कि एक हलके में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। हमने डाटा के साथ सबूत पेश किया, लेकिन इंतखाबी कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देता, सीसीटीवी नहीं दिखाता। 4 महीने 16 से 17 घंटे मेहनत कर हमने मुल्क के सामने हकीकत रखी। राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट यूसुफ पठान वोटर अधिकार यात्रा में शरीक हुए। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस की जानिब से लिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा में हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर और मौजूदा सांसद यूसुफ पठान भी शरीक हुए। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर कायद और एमपी अभिषेक बनर्जी कांग्रेस की वोटर हुकूक यात्रा के पटना मरहले में शरीक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। पार्टी जराये का कहना है कि ऐसे हालात में वजीर आला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जगह तृणमूल ने साबिक क्रिकेटर और ब्रह्मपुर से सांसद यूसुफ पठान को इस प्रोग्राम में हिस्सा दिलवाने का फैसला किया गया। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेचने के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि ज्यादातर गाड़ियां इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसे खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार अक्षय मल्होत्रा की तरफ से पेश सीनियर वकील शादान फरासत ने कहा कि हिंदुस्तान में 2023 से पहले बनी गाड़ियां इथेनॉल मिले पेट्रोल के काबिल नहीं हैं। इस पेट्रोल से न सिर्फ गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, बल्कि इंजन पर भी बुरा असर पड़ने का खतरा है। उन्होंने दलील दी कि पेट्रोल पंप पर इथेनॉल फ्री पेट्रोल की भी बिक्री होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी गाड़ी के हिसाब से ईंधन खरीद सकें। मरकजी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरनी ने इस याचिका का सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी अवामी फायदे के लिए बनाई गई है और इससे गन्ना पैदा करने वाले किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। मरकजी वजीर सुकांता मजूमदार ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में देश आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए SIR के मुद्दे पर आवाम को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी जब मरकज में अपोजिशन में थी तो इसी अपोजिशन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी और आज अपनी राजनीतिक एम्बिशंस के लिए अपोजिशन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। देखिए, SIR इलेक्शन कमीशन करवाता है, केंद्र सरकार नहीं कराता। 2022 साल पहले, 22-23 साल पहले बंगाल में लास्ट SIR हुआ था, जिसमें 26 लाख लोगों की नाम कटी गई थी। ममता बनर्जी अपोजिशन में थी, लेफ्ट पावर में था, तो तब की वो चिल्लाए नहीं थे। और यही ममता बनर्जी लोकसभा के अंदर जो वो अकेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने पेपर फाड़कर लोकसभा की अध्यक्ष के चेयर के ऊपर फेंका था। दिल्ली सरकार में कैबिनेट वजीर कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर कालकाजी में सेवादार का कत्ल हुआ,
उसमें सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने दिल्ली की साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी पर भी निशाना साधा। अभी देखिए, आतिशी जी कालका जी की जनता को मिल नहीं रही है। कालका जी की जनता उन्हें ढूंढ रही है। लापता के पोस्टर लगे हुए हैं, विधायिका गायब है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपने क्षेत्र से गायब थी। अब तो केवल विधायक हैं, अब भी गायब हैं। मुझे लगता है थोड़ा उनको अपने क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के साबिक रियासती सदर और मालवीय नगर के बीजेपी एमएलए सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली का कानूनी निजाम पहले से बेहतर हुआ है। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आतिशी को जरा बैक में चला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री रही हैं, उनके शासनकाल में किस किस तरह से क्या क्या हुआ है, और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे तो थोड़ी उनको माइलेज मिल जाएगी। तो इस माइलेज की पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए। दिल्ली की जनता ने चुनी सरकार दिल्ली में भेजी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है और शानदार तरीके से दिल्ली में कार्य होगा। नई दिल्ली से बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज ने कहा कि पीएम की दूरंदेशी सोच की वजह से आज भारत माशी शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत माशियात में वजीर आजम की क़यादत में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। 7.8 पर आई है। ये हर किसी की अपेक्षा को और ज़्यादा उभार रहा है। मुझे लगता है अपेक्षा से भी बेहतर नंबर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये स्वाभाविक था। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक रणनीति पर अगाध विश्वास है। इसीलिए लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने भी कृषिजन हैं, हमारी जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, हमारे जितने भी लघु उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, अरे उन सब के हितों के लिए ढाल बनकर, कवच बनकर नरेंद्र मोदी दीवार बनकर खड़े हैं। दिल्ली में यमुना नदी में पानी का लेवल 205.33 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से हालात पर सरकार और एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दिल्ली में यमुना में पानी का लेवल एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पीर सुबह को यमुना का स्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि वार्निंग का लेवल 204.5 मीटर और खतरे का लेवल 205 मीटर है। लगातार बारिश और पड़ोसी रियासतों के छोड़े गए पानी की वजह से हालात और संगीन हो सकते हैं, जिस पर सरकार और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।